औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 15 के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर में दो हिस्से हैं, एक सर्कुलेशन है और दूसरा गैस एक्सचेंज है। तो पहले हम सर्कुलेशन वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारी जो मिलर एंड हार्ले है उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा वाज़े नहीं लिखा हुआ था, तो हमने अपनी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 से ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं, जो कि हमें बेहतर तरीके से कंसेप्ट दे सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फ़र्क है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं अर्थवर्म वगैरह की, और ओपन के अंदर आ जाएगा कॉकरोच। याद रखिएगा हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। अब जैसे कि इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें हमेशा जो ब्लड है वो क्लोज रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर और कभी भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आता सेल्स के साथ। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर नहीं रहता, बल्कि वो उन वेसल्स से बाहर भी आता है और बॉडी सेल्स को डायरेक्टली बात करता है, उनको गीला करता है या उनके साथ इन टच आता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बाकायदा वेसल्स के नाम रखे गए हैं, जिसमें आर्टरीज़ हैं, वेन्स और कैपिलरीज़ हैं। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्यूब्स होती हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर नाम नहीं है, उनको आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ नहीं कहते। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि क्योंकि उनमें से जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है मुख्तलिफ कैविटीज़ के अंदर, और जैसे ही उनका ब्लड कैविटी के अंदर आता है तो फिर हम उसको ब्लड नहीं एज सच कहते, उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और वो जो हीमोलिम्फ है वो मुख्तलिफ कैविटीज़ के अंदर जो है वो घूम फिर कर दोबारा से इन ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। अगर तो ये कैविटी बॉडी कैविटी हो या हेड के अंदर हो तो उसको हम हीमोसील कहते हैं। और अगर विजरल ऑर्गन के इर्द गिर्द जो स्पेस है, जो कैविटी है, तो उसे हम पेरी विजरल साइनस कहते हैं। और अगर नर्व कॉर्ड के इर्द गिर्द वाली जो स्पेस है तो हम उसे पेरी न्यूरल साइनस कहेंगे। इसी तरीके से हार्ट के इर्द गिर्द वाली जो स्पेस होगी तो उसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। साइनस बेसिकली स्पेस को कहते हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ब्लड के ज़रिए और टिश्यू, मतलब ब्लड और टिश्यू के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए होता है। अब टिश्यू फ्लूइड बेसिकली क्या है, हमारे टिश्यू से आप हमारे टिश्यूज़ के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड वेसल है, फिर टिश्यू फ्लूइड है और फिर हमारे टिश्यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से इनके दरमियान में जो है वो एक्सचेंज चलता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इनका जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाता है टिश्यूज़ के साथ। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। और उसकी मेन रीज़न नंबर 5, मतलब कि पॉइंट नंबर 5 में है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर ख़ास किस्म का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होती है। जबकि जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो उनके अंदर एज सच कोई भी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का सिस्टम नहीं है, मतलब कि ब्लड के ज़रिए या हीमोलिम्फ के ज़रिए नहीं होता। उसमें उसमें अलग से एक सिस्टम होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो नहीं है, और मोस्टली जो इनका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, मतलब कि वो रेड कलर का ब्लड नहीं होता है। इनका हीमोलिम्फ जो है वो येलोइश कलर का होता है, या बिल्कुल जो है आप कह लें कि कलरलेस होता है। हाँ, दोनों के अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो है वो लाजमी मौजूद होते हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एडवांस टाइप है। इसके अंदर जो भी हार्ट वगैरह होता है या जो वेसल्स वगैरह होती हैं वो बॉडी का ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के काबिल होते हैं। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एज सच प्रिमिटिव एक सिस्टम है, एक पुराना सिस्टम है, इतना एडवांस सिस्टम नहीं है, तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। हमें यूसीपी के अंदर जो आउटलाइन दी गई है उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन मैन। तो बेसिकली वर्टिब्रेट के अंदर मैन भी आ जाता है, तो इसी को हमने यहाँ पर लेकर चलना है। तो याद रखिएगा वर्टिब्रेट के अंदर या ह्यूमंस के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट की जो वॉल्स हैं और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कंटिन्यूली जो है वो मूव करता रहता है, और कभी भी उन ब्लड वेसल्स से बाहर ब्लड नहीं आता। उसके अलावा हमारे अंदर जो है वो आर्टरीज़ हैं, आर्ट्रियूल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स
ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। अब हमने जो बात पहले स्टार्ट करनी है वो हमने वर्टिब्रेट ब्लड या ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड बात करनी है। तो जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं हार्मफुल या वायरसेस वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट भी डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारा जो ब्लड होता है। उसके साथ साथ ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है और हमारा जो ब्लड प्रेशर में ब्लड टेम्परेचर और पीएच की जो मेंटेनेंस है उसमें भी हमारा जो ब्लड है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोटीन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम अपने ब्लड को देखें तो हम दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरे ब्लड सेल्स, या जिनको हम यहाँ फॉर्म एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा बेसिकली क्या है, एक स्ट्रा कलर लिक्विड है, मतलब कि येलोइश कलर का लिक्विड होता है। और मैमल्स के अंदर प्लाज्मा को आगे डिवाइड किया जा सकता है कि उसमें 90% तो सिर्फ वाटर ही होता है, और वो जो वाटर है वो सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स उसमें डिज़ोल्व हो सकें और ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। उस 90% वाटर के अलावा प्लाज्मा के अंदर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स भी हैं, उसमें एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स शामिल हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है ये तकरीबन तकरीबन 7% जो है वो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। और इन प्लाज्मा प्रोटीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड के ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर, वो बेसिकली वाटर को मेंटेन करवाने में भी अपना रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल जो एल्ब्यूमिन है वो टोटल 60%, मतलब कि जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है उसका 60% बनाती है। और एल्ब्यूमिन का मेन रोल यही है कि वो वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कि ब्लड में और ब्लड से जो वाटर मूवमेंट होती है वो एक्चुअल में एल्ब्यूमिन कंट्रोल कर रही होती है। उसके अलावा जो दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे पास वो है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करती है। जो तीसरी यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन हमसे शेयर की गई है वो है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं और बेसिकली जो है वो इसके साथ मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो भी मौजूद होती है। ग्लोबुलिन्स याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिफेंस के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। एक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर शेयर की गई है सीरम की। आपने अक्सर कहा वर्ड सीरम सुना होगा। सीरम बेसिकली क्या है? सीरम प्लाज्मा ही होता है, लेकिन ऐसा प्लाज्मा जिसमें से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दी गई हों। मतलब कि बाकी सारी प्रोटीन्स, वाटर वगैरह, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होंगे उसमें, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होगी। तो ऐसा प्लाज्मा जिसमें से ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आप निकाल देंगे तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको हम सीरम कहते हैं। अब जो 3% बाकी प्लाज्मा बच जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। मैं इसको 1 मिनट के अंदर दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। प्लाज्मा बेसिकली येलोइश कलर का लिक्विड है, 90% वाटर है जो कि सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करता है, 7% इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। अब वो 7% जो प्रोटीन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है, जिसका रोल वाटर मूवमेंट के अंदर है। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ग्लोबुलिन्स मतलब कि एंटीबॉडीज़ वगैरह जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर हमने सीरम की डेफिनेशन पढ़ी, और बाकी जो 3% प्लाज्मा बचता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट वगैरह ये सारे मौजूद होते हैं। प्लाज्मा के बाद हम ब्लड के सेकंड हिस्से पे जा रहे हैं, और वो है जो इसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं। और हमने मैट्रिक्स से ही सीखा होता है कि ब्लड सेल्स जो है वो 3 तरह के हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और साथ में प्लेटलेट्स होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल की निस्बत थोड़े से कम नंबर में होते हैं, और ये टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 1 से 2% जो है वो वाइट ब्लड सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है। मतलब ये कि मेनली जो है वो रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा मकदार के अंदर मौजूद होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, हमने डिटेल से भी पढ़ना है कि वाइट ब्लड सेल्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होंगे जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जबकि ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। दो तरह के ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, नाम उनका याद रख लेना आपने, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
और 3 तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे, ईओसिनोफिल, बेसोफिल और साथ में न्यूट्रोफिल। और जो फ्रेगमेंटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो सेल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जिनको हमने डिटेल से अब जो पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ साइज़, शेप और नंबर में मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, तो मेमेलियन रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। कुछ फिशेज़ और एम्फीबियंस भी ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में। अमंग ऑल वर्टिब्रेट्स, अगर हम सारे वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनमें सैलामेंडर जो एम्फ्यूमा है उसका सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल मौजूद होता है। एवियन रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो बर्ड्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ओवल शेप न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, मतलब कि ओवल शेप रेड ब्लड सेल्स है और उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, और वो एक्चुअल में मैमल्स के रेड ब्लड सेल से लार्जर होते हैं। अगर हम बर्ड्स में सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल देखें तो वो ऑस्ट्रिच का होता है, जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। बर्ड्स के अंदर सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल ऑस्ट्रिच का होता है। अगर हम अपने रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, मैमल्स की रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, तो वो बाइकनकेव डिस्क होता है। जबकि कैमल और लेमा, ये लेमा भी जो है एक्चुअल में ऊँट की तरह का जानवर होता है, मैमल है, इसमें एलिप्टिकल रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो बाइकनकेव डिस्क शेप है, ये एक्चुअल में एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि ज़्यादा अच्छी गैस डिफ्यूजन हो सके। क्योंकि अगर ये फ्लैट होता है या सफ़ियर होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो नेचर ने ये बाइकनकेव जो डिस्क शेप प्रोवाइड की है, ये इसी वजह से की है ताकि लार्ज सरफेस एरिया हो और अच्छे तरीके से गैस एक्सचेंज हो सके। जनरली अगर हम देखें तो लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कम रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन लार्जर साइज़ के होते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम रेड ब्लड सेल का इंटायर मैस देखें, मतलब कि अगर आप रेड ब्लड सेल को देखते हैं तो उसमें ज़्यादा हिस्सा उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और हीमोग्लोबिन जो एक्चुअल में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। मेजर फंक्शन एरिथ्रोसाइट का या रेड ब्लड सेल का ऑक्सीजन को पिक करना है और उसको हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को उठाकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के पास चले जाती है। और जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन उसको वापस कर देती है और दोबारा से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, जब ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में होता है तो उसका कलर ब्राइट रेड होता है। जैसे ही उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन जाती है और वो वापस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है तो फिर कलर थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है। और अगर हम अपनी एफएससी की बुक देखें तो उसमें पर्पल शेड लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इसमें है। और लास्ट के ऊपर बताया गया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। जिस तरीके से जब रेड ब्लड सेल के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से जब इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड करेगी तो ये कार्बिनो हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से हम बात करने लगे। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनको स्केवेंजर्स कहा जाता है। स्केवेंजर एक्चुअल में ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जो कि मुर्दा जानवरों को खाते हैं। अब इसमें मुर्दा जानवर तो नहीं आएंगे, लेकिन इनका काम इस तरीके से है कि इसको टाइटल दिया गया स्केवेंजर्स का, कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन साइट्स के ऊपर। मतलब अगर कहीं पर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो वाइट ब्लड सेल्स की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन फॉरेन केमिकल्स को, उस डेब्रिस को, इंजर्ड सेल्स को, सबको रिमूव करता है। तमाम के तमाम जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्चुअल में इमेच्योर सेल्स से डिराइव होते हैं, जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि बोन मैरो में मौजूद होते हैं। और उस बोन मैरो सेल से जो, मतलब बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उनसे इन वाइट ब्लड सेल्स का बनना हीमेटोपोइसिस कहलाता है। अब हमने पिछले 1-2 स्लाइड पहले पढ़ा कि वाइट ब्लड सेल्स को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स।
अब हम ग्रेन्युलोसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ईओसिनोफिल एक्चुअल में फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है कि कहीं पर भी अगर फ़ौरन प्रोटीन आ जाती हैं, कोई इम्यून कम्प्लेक्स बना होता है, तो ईओसिनोफिल जो है वो उसको पकड़ लेता है और उसकी फैगोसाइटोसिस करवा देता है। ईओसिनोफिल बैक्टीरिया को तो नहीं खाता, लेकिन मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हार्मफुल प्रोटीन्स हो सकती हैं, जो इम्यून कम्प्लेक्सेस मतलब कि ये भी प्रोटीन्स ही आप कह सकते हैं, इनको ये फैगोसाइटोसिस इसकी करता है। और मैमल्स के अंदर जो ईओसिनोफिल है वो एक्चुअल में कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो देते हैं एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, मतलब कि स्वेलिंग वगैरह करवाते हैं एलर्जिक जब रिएक्शन होते हैं। बेजोफिल जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो लीस्ट न्यूमरस होते हैं, मतलब कि कम होते हैं ये। और ये जब फ़ॉरेन सब्सटेंस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं तो इनके ग्रेन्यूल से हिस्टामीन और हेपारिन प्रोड्यूस होता है। अब हिस्टामीन और हेपारिन का क्या काम है? हिस्टामीन जो है एक्चुअल में ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है और उसमें से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स में से, जहाँ पर भी ये इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो रही होती है। जबकि हेपारिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, कि मतलब कि खून को जमने से रोकता है। इसी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून है वो जमता नहीं है, बल्कि वो चलता जा रहा है एक फ्लूइड की शक्ल में, क्योंकि उसमें हेपारिन जो है वो मौजूद है। और याद रखिएगा कि अक्सर औक़ात जो है वो जब कोई ऑपरेट किया जाता है और डॉक्टर ये चाह रहे हों कि इसका ब्लड क्लॉट ना हो, तो तब भी हेपारिन जो है वो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश वगैरह होती है, स्वेलिंग होती है, ये न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फिर जो है वो फैगोसाइटोसिस शुरू कर देते हैं, मतलब जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनकी फैगोसाइटोसिस करवाना शुरू कर देते हैं। अब हम जो 2 ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मोनोसाइट्स हैं इसकी डिटेल नहीं दी गई, लेकिन आप एक लाइन में याद रखिएगा कि ये मोनोसाइट्स सेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका नाम ये आप मतलब कि आइडिया हो जाएगा आपको मैक्रोफेजिस से क्या मुराद है, कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस करेंगे सेल्स में जाकर। जबकि लिम्फोसाइट्स के अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो सेल्स के अंदर बनते हैं और वहाँ से बन के फिर ये लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर जाकर मैच्योर होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू हम पढ़ेंगे जब लिम्फेटिक सिस्टम के, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पर छोटे छोटे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लिम्फॉइड टिश्यूज़ कहते हैं। इसी तरीके से जो टी सेल्स हैं वो एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड के अंदर जो है वो मतलब कि उससे एसोसिएटेड है और वहाँ पर उनकी मेचोरेशन वगैरह होती है। ठीक है। और बी सेल्स के हवाले से याद रखिएगा कि बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो इनसे प्लाज्मा क्लोन सेल बनते हैं और उन प्लाज्मा क्लोन सेल से आगे फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। उसके बाद जी हम प्लेटलेट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये मुकम्मल सेल तो नहीं है लेकिन सेल के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करवाते हैं। जैसे ही कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो वहाँ पर फ़ौरन से प्लेटलेट्स आ जाते हैं और वहाँ पर ये अपने आप को क्लम्प करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि वहाँ से जो ब्लड लॉस हो रहा है वो ना हो और वहाँ से ब्लड को रोक दें और वहाँ पर ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग करवा दें। लास्ट के ऊपर हमारे पास जो स्लाइड है वो है जी वर्टिब्रेट ब्लड वेसल से रिलेटेड। तो हमारे अंदर 3 जो है वो मेजर ब्लड वेसल्स हम काउंट करते हैं, आर्टरीज़ है, वेन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं। आर्टरीज़ जो है वो थोड़ी सी इलास्टिक इन नेचर होती हैं और इसके साथ आर्टरीज़ का काम ये होता है कि ये हार्ट से अवे जो है वो ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज़ के अंदर जो है वो 3 लेयर्स मौजूद होती हैं और उन 3 लेयर्स के अंदर जो गुजरने की जगह है उसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं। इन 3 लेयर को हम ट्यूनिका भी कह सकते हैं। याद रखिएगा इसके इसके अंदर जो मिडल वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और ज़्यादा मस्कुलर होती है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ के अंदर पल्सेटिंग मूवमेंट आप फील कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी कलाई के ऊपर हाथ रखते हो और आपको अपनी नब्ज़ महसूस होती है, मतलब कि वो जो वेसल है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि वो एक आर्टरी है और आर्टरी के अंदर जो मसल की लेयर है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये पल्सेटिंग मूवमेंट जो है वो आप फील कर सकते हो। जबकि आप वेन को देखोगे तो वेन के अंदर इस तरीके से पल्सेटिंग मूवमेंट नहीं होती क्योंकि वो इनलास्टिक होती है और वेन का जो काम है वो हार्ट से ब्लड को अवे लेकर जाना है, या आप सॉरी आप कह सकते हैं कि
कैरी ब्लड फ्राम द बॉडी टू द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट जो वो होता है। अब जब हम वॉल ऑफ द वेन देखते हैं तो उसमें भी ये 3 लेयर्स ही होंगी ट्यूनिका वगैरह, लेकिन जो मिडल लेयर होती है, जो मसल वाली लेयर होती है, वो थोड़ी सी थिन होती है। आर्टरीज और वेन में एक और भी फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि इन वेन्स के अंदर वेल्व्स जो मौजूद होते हैं, वो जो वेल्व्स हैं वो ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं या बैक फ्लो से रोकते हैं, और इस वजह से एक डायरेक्शन के अंदर जो ब्लड है वो चलता रहता है। अब आर्टरीज से आगे बनती है आर्ट्रियूल्स, आर्ट्रियूल से बनती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज दोबारा जुड़ के बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिल के बनाती हैं वेन्स। तो जो कैपिलरीज हैं ये एक्चुअल में सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स से बनी होती हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, और इनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस, फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट वगैरह ये सारे के सारे कैपिलरीज के अंदर ही एक्सचेंज होते हैं। कभी भी ये जो सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज है ये आर्टरी से नहीं होना, वेन से नहीं होना, क्योंकि वो 3 लेयर्स की बनी होती हैं, वो तो बड़ी थिक होती हैं। जबकि जो कैपिलरीज है वो सिंगल लेयर की बनी होती है, और इसी के ज़रिए जो सारा एक्सचेंज वगैरह चलता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने मेनली जो है वो 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का कंसेप्ट सीखा है। दूसरा जो हमने अपने जो ब्लड सेल्स हैं उनको जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और लास्ट के ऊपर हमने वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स को जो है वो डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।